एपिटाइट के साथ ये करते हैं, तो हमारा जो एपिटाइट होता है देयर इज लॉस इन द एपिटाइट, ठीक है। देन वी हैव इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे कि मिनरल ऑयल है, इट सॉल्युबलाइजेस द फैट सॉल्युबल विटामिन, तो जब ये इसको सॉल्युबलाइज करता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट होती है। देन वी हैव ऑल्टरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन, फॉर एग्जांपल कैडमियम, कैडमियम जो होता है, कैडमियम इट इज सिमिलर टू जिंक, जिंक है ना हमारी बॉडी के लिए, वी नीड द जिंक। अगर आप देखोगे हमारी बॉडी में एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है ना, जैसे कि हमें बाहर एपिथेलियल लाइनिंग है, इसी तरह से हमारी बॉडी में अंदर भी है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसको अपनी एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है। अगर किसी भी, या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें एपिथेलियल लाइनिंग है, अगर किसी भी माइक्रोब का हमला करना होता है हमारी बॉडी पे, उसको पहले ये क्रॉस करना होता है, दिस इज द बैरियर, है ना, ये एक पर्दा होता है जिसको उसको क्रॉस करना पड़ता है। अगर हमारी एपिथेलियल लाइनिंग स्ट्रांग होगी तो माइक्रोब नहीं कर पाएगा उतनी जल्दी से हमें इन्फेक्ट, जितनी जल्दी से तब करेगा जबकि हमारी एपिथेलियल लाइनिंग वीक होगी। और जिंक का बहुत बड़ा रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एपिथेलियल लाइनिंग। अगर आप देखेंगे, अगर किसी को भी डायरिया होता है तो उसको जिंक थेरेपी दी जाती है, दैट इज द जिंक थेरेपी। हम क्यों देते हैं उसको, क्योंकि वही है कि ताकि जो भी डायरिया की वजह से जो एपिथेलियल लाइनिंग में प्रॉब्लम हो गई है वो सेटल होनी चाहिए ड्यू टू द जिंक। लेकिन ये जो कैडमियम है, कैडमियम जो है ये जिंक को ये करता है, इट इज केमिकली सिमिलर टू द जिंक, ठीक है। तो उस वजह से ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस टॉक्सिसिटी इन जिंक डेफिशिएंसी। ये जिंक को जब रिप्लेस करता है तो एक तो हमें जिंक डेफिशिएंसी होती है और टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, ठीक है। दिस इज द ये ना टॉक्सिकेंट्स, दीज आर द टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स व्हिच वी कैन सी एट द फार्म लेवल। हम तो सब पेस्टिसाइड लगाते हैं ना, खासकर हमारे एप्पल में हुई है द स्प्रे शेड्यूल, चाहे हम 7 बार लगाते हैं, 8 बार, कितने बार लगाते हैं, 16, देखिए 16 बार हम एप्पल ऑर्चर्ड को छिड़कते हैं विद दीज इंसेक्टिसाइड्स। उसमें हमें मेनली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, है ना, इट इज द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स व्हिच वी ऐड। तो इसमें ऑर्गेनोक्लोरीन्स, कार्बोमेट्स, पायरिथॉइड्स होते हैं, या इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, या कुछ फंगिसाइड्स हो सकते हैं, रोडेंटिसाइड्स, क्योंकि हमारे बागों में जब रोडेंट अटैक होता है तो हमें रोडेंटिसाइड लगाना ही पड़ता है ना। तो इसी तरह से हर्बिसाइड्स, अगर ज़्यादा वीड ने अटैक किया तो वी कंट्रोल द वीड बाय यूजिंग द हर्बिसाइड्स एंड फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स हम ज़्यादातर जो भी हमारा स्टोर ग्रेन होता है, चाहे वो FCI के गोडाउन में हो, चाहे वो हमारे इसके कंज्यूमर अफेयर्स वालों के गोडाउन में हो, वो चूँकि इंडिया, वी नो दैट इंडिया हैज़ बिकम नो सेल्फ सफिशिएंट, हमें इतना मोर देन 250 लाख मीट्रिक टन हमारा जो ग्रेन है ना, ग्रेन प्रोडक्शन, हमें बहुत सफिशिएंट ग्रेन है, हम उसको अब स्टोर करना है, ठीक है। उस स्टोरेज के लिए हमें ग्रेन को मगर रखना है ना इन दैट कंडीशन ताकि कंज्यूमर के पास वो अच्छे से पहुंचे, वरना अगर स्टोरेज ग्रेन पेस्टिसाइड्स पे आ गए तो इट इज अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमें फ्यूमिगेंट्स का यूज करना पड़ता है, एंड दे कैन बी द सोर्सेज ऑफ द टॉक्सिन, ठीक है। जब हम अब देखते हैं कि एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, यू नो, आप लोगों को पता है कि चूँकि जो एप्पल में जब स्प्रे करते हैं उसमें हमें दिया होता है ना, उसमें रेड कलर के निशान, रेड होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी रूट ऑफ एक्सपोजर, मतलब ऑरल है, ऑरली इंजेस्ट हो गया, या डर्मल है जो रेड कलर का होता है, अगर वो थ्रू डर्मिस भी हमारी बॉडी में चला गया है ना, दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर अस, जिसमें रेड कलर का निशान होता है, ठीक है। देन इनहेलेशन, या आइज अगर कंटामिनेट हो गई, एंड इट इज ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, ये भी मैटर करता है, मतलब एक्यूट है, मतलब
एकदम से हो गया एक्सपोजर या सब क्रॉनिक या क्रॉनिक बहुत टाइम से हो रहा है बॉडी में, बॉडी एक्सपोज हो रही है, फिर अल्टीमेटली फिर आता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टेन डिजीज इट कम्स आउट, है ना। और इस वजह से देयर हैज़ बीन, जब हम इसका देखते हैं ना इसकी हज़ार्डसनेस, वी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ LD50. LD50 इट इज़ बेसिकली द मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब जो एक्सट्रीमली हज़ार्डस होंगे उनका इट शुड बी लेस देन 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर डर्मल होगा इट शुड बी लेस देन 50 मिलीग्राम। ये हमें दिया होता है। ये है फॉर दोज कि जो स्प्रे शेड्यूल को एडहेर करते हैं, जो छिड़कते हैं, उनको अपने आप को कैसे बचाना है फ्रॉम द दीज टॉक्सिकेंट्स। दिस इज द मतलब एंडोसल्फान पॉइजनिंग हुई थी एक बार केरला में, और उसकी वजह से क्या हुआ था, ये ऑर्गेनोक्लोरीन है ये एंडोसल्फान, और इसमें इट इज़ द इरिटेंट टू आइज एंड इट इज़ नॉट डर्मल सेंसिटाइजिंग, नीदर इट इज़ म्यूटाजेनिक नॉर इट इज़ कार्सिनोजेनिक। तो इसमें ये एक बार हुआ था बहुत पहले, तो केरला में इसकी ये हुआ था और इसकी वजह से बहुत डिजास्टर हो गया था। ये एक्चुअली इन्होंने हेलीकॉप्टर किया था, जो आजकल हम बोलते हैं ना वी विल बी यूजिंग द ड्रोन्स, हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड छिड़कने के लिए, लेकिन इसमें जो भी ड्रोन यूज़ करेगा उसको ये भी देखना है कि कहीं आसपास मत मुझे ह्यूमन पॉपुलेशन को मत खतरा है, ठीक है। एंड दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस, ये देखो दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हेवी मेटल कंटामिनेशन, जो मैं आपको बोल रही थी, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, लेड है, कैडमियम है, एंड देयर कैन बी द नेचुरल सोर्सेज, देयर कैन बी द इंडस्ट्रियल सोर्सेज, देयर कैन बी द डोमेस्टिक सोर्सेज फॉर दिस ना हेवी मेटल कंटामिनेशन। मैंने बोला ना हमें नेचर ने हमें हमारा जो है ये एरिया इट इज़ बेस्ट आउट विद, मतलब ये हमें ब्लेसिंग है कि हमें यहाँ पे उतनी हैवी मेटल कंटामिनेशन नहीं है, वरना आउटसाइड कश्मीर अगर आप देखेंगे देयर इज द, इवन जम्मू में देयर इज द कंटामिनेशन, आर्सेनिक का तो है ही है, ठीक है। ये देखिए आर्सेनिक अगर फूड में, अगर आप देखोगे कि जब हम आर्टिफिशियल राइपनिंग की बात करते हैं, व्हाई वाज इट बैन, या ना कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं ना राइपनिंग, व्हाट वाज द मेन रीजन, वो भी तो इसलिए नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन बैन क्यों हो गया, अब बैन हो गया ना क्योंकि आप इतनी जनरेटर लाना पड़ता है ना। व्हाट वाज द रीजन, द रीजन वाज कि जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता था हम उसको रिएक्ट करवाते थे, ठीक है, वहाँ पे हमें आर्सेनिक होता था, उसमें आर्सेनिक कंटामिनेशन होती थी जो कैल्शियम कार्बाइड होता था, और उस वजह से ये फिर बैन हो गया। आर्सेनिक टॉक्सिटी इट कैन बी डेंजरस, ये बहुत, ये एक्यूट टॉक्सिटी अगर होगी तो इससे वोमिटिंग, डायरिया, ब्लड यूरिन होगा। अगर क्रॉनिक टॉक्सिटी होगी इट कैन लीड टू सिकल लीजन, इट कैन लीड टू बोन मैरो डिप्रेशन एंड दैट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। इट कैन ऑल्सो लीड टू द डायबिटीज। दिस इज द कंटामिनेशन, आर्सेनिक रिलेटेड कंटामिनेशन के हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक अगर हमारे डीपर लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर्स में होगा, एंड इट हैज़ बीन सीन दैट इन एशिया, थाईलैंड, ताइवान एंड चाइना ये देखा गया है, और बांग्लादेश में ये 1993 में देखा गया है इन द ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर जब हमें होता है ग्राउंड वाटर इज कंसिडर्ड एज द सेफ वाटर, लेकिन सेफ ये तब तक है जब हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, है ना। वी कैन नॉट यूज ग्राउंड वाटर एज, मतलब मैंने कर सकती, यहाँ पे मैंने ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर किया, मैंने यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, बोरवेल से निकाला पानी और मैं उसको ऐसे, दैट इज नेवर पॉसिबल। मुझे वो ज़रूरी पहले टेस्ट करवाना है फ्रॉम अ लैब, जब मुझे लैब नॉट देगी तभी तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ, मर्करी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू नो मिनामाटा डिजीज एक मशहूर डिजीज थी, ये जापान में हुई थी, इसमें 600 लोग मर गए थे,
उसको बोलते हैं मिनामाटा डिजीज। ये मर्करी पॉइजनिंग से हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हुआ था मर्करी का इन द कोस्टल वाटर्स, और इसमें जो एक जगह थी जिसका नाम था मिनामाटा, वहीं पे ये मेन हुआ था। ठीक है। देन वी हैव द लेड विच इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट कंटेमिनेंट। लेड का हम यूज करते हैं, वो यूज द लेड। लेड का हम मेन कहाँ पे यूज करते हैं? डू यू नो कहाँ होता है मेन लेड यूज? हाँ नहीं, दैट इज ग्रेफाइट। तो बोलते हैं लेड, दैट इज केमिकली ग्रेफाइट। नहीं, लेड का हमें एक इम्पोर्टेंट यूज है। वो यूज है कि जब हम एक्सरे जाते हैं ना, एक्सरे जो भी हम रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, चाहे एक्सरे है, सीटी है, वहाँ पे बहुत सारी रेज निकलती है, और उसमें जो ये होता है ना उसका वॉल या वॉल होगा, अगर हॉस्पिटल में वॉल नहीं होगा देन इट विल बी अ लेड शीट। लेड शीट होता है क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब करता है। वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेड का। ठीक है। लेकिन अब यहाँ से लेड को ये है, इट इज अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन इन द सेंस कि अगर खुदा न खास्ता हम एक्सपोज हो गए टू द लेड, मतलब लेड आया बैठ गया हमारे दिमाग में। अक्सर होता है ना, अक्सर इस पे एक स्टडी की गई थी कि जो गाड़ियाँ होती है ना, गाड़ियों में जो पेट्रोल जब डालते हैं उसमें एक होता है, पेट्रोल की एक किस्म होती है जिसमें लेड नहीं होता है। ठीक है। ये देखा गया कि जो पेट्रोल जब गाड़ी चलती है तो पीछे से जो धुआं निकलता है, जो बच्चे होते हैं ना छोटे 3-4 साल के बच्चे, उनकी हाइट होती है ना ऑलमोस्ट जो गाड़ी का धुआं का एग्जॉस्ट जो होता है ना, दे आर मोर एक्सपोज टू दैट। ये देखा गया है कि अगर जब वो बच्चे चलते हैं रास्ते में, जब ये धुआं निकलते हैं वो इनहेल करते रहते हैं, और उस इनहेलेशन से उसमें उनको लेड जाता है दिमाग में, और वो जब एक बार बैठ गया ये एक्यूमुलेट होता जाता है। फिर वो बच्चा फिर मतलब उसका जो IQ है ना बहुत कम होता है। दिस इज द ये लेड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वरना हम लेड यूज करते हैं। लेड को कश्मीरी में यू नो व्हाट इज लेड नोन एज इन कश्मीरी? नाग बोलते हैं इसको। इसमें आपको इसका ये है कि ये इतना स्ट्रांग होता है ना, जैसे कि अगर हमें रेलिंग कहीं पे बिठानी होगी, सीढ़ी की रेलिंग, उसमें हम डालते हैं नीचे लेड। ठीक है। और इस वजह से अगर आप देखोगे पेंट्स में भी लेड यूज होता था पहले, लेकिन अब आप देखो जो हमारा नैरो लैक है, एशियन पेंट है, वो दे सेल देयर पेंट इन द नेम कि इसमें लेड नहीं है, इट इज लेड फ्री। पता नहीं आपने ये नोट किया होगा। क्यों पढ़ते हैं लोग इतना? क्योंकि पता है कि लेड की कंटेमिनेशन अगर हो गई, इट इज उनको पता है कि लेड की कंटेमिनेशन अगर हो गई इट विल बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी जनरेशन को खराब कर देगा। हाँ, अब ये है कि सिगरेट स्मोक इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड। इसी तरह से जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कहाँ से आता है, ये कोरोजन ऑफ पाइप्स, जो नलके की पाइप जब वो कोरोड होती है तो उसमें हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रांग है ना, ये स्ट्रेंथ देने के लिए है, लेकिन ये हमें करता है, इट अल्टीमेटली डज द ब्रेन डैमेज। ये लिखा है यहाँ पे, डिमिनिशेस द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। Then we have the cadmium. Cadmium is also one of the important toxicant. और ये कैडमियम कहाँ से आता है? What can be the source? मशरूम से आ सकता है, कोको पाउडर से आ सकता है, ड्राई सीड बीट्स से आ सकता है। और कैडमियम का के जो इल इफेक्ट्स है, इट कैन पॉसिबली डू द DNA डैमेज और कैंसर डैमेज। मतलब ये इट इज डेंजरस। ये 15 ppm इसका लिमिट है, मतलब 15 ppm मीन्स कि 15 मिलीग्राम्स पर kg। ठीक है।
एंड इट इज़ आउटब्रेक्स की जो कहानी है, इट इज़ इटाई डिजीज, जापान में ही ये हुई थी। ये कैडमियम रिलीज हुआ था इन द रिवर और लोगों ने इरिगेट किया था अपने राइस फील्ड को और उन्होंने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया था और उनको कंटामिनेशन हो गई। हाँ, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फूड कंटामिनेंट्स। इसमें तो हम नहीं जाएंगे। अब ये है कि ये क्यों बैड होते हैं। ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम इनको क्यों बोलते हैं कि ये दे आर बैड फॉर अस। इनका ये होता है कि दे आर परसिस्टेंट, दे डू नॉट बर्न इजीली, ये जल्दी जलते नहीं हैं और ये पानी में ब्रेक भी नहीं करते। और इसका जो मेन पता है ना क्या है, इट इज द स्मोक्ड फूड। जब हम लेते हैं ना स्मोक्ड, हम यहाँ पे मेन स्मोक्ड फूड कौन सा लेते हैं? स्मोक्ड फिश ना, फारिश का क्या वो बोलते हैं ना ज्यादा नहीं खानी चाहिए, वो इट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, बोलते हैं कि नहीं? यू एग्री विथ मी? है ना? ये है ड्यू टू दीज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें बन सकते। इवन योर जो आप ये खाते हो ना बारबेक्यूज, सिकतुरिश ना क्या, उसमें भी ये बनने का एहतिमाल हो सकता है क्योंकि हाई टेम्परेचर से बनता है। ठीक है, कंबशन ऑफ फूड ड्यूरिंग ग्रिलिंग इट फॉर्म्स द पीएच, और जब मेल्टेड फैट, जब हीट इस पे स्प्रेड होता है तो धुआं उठता है, तो उसमें ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड दे आर द मेन कंटेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि वी शुड अवॉइड द ग्रिल्ड फूड, हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और ग्रिल्ड फूड में हमें ये होता है कि व्हाट मैटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन योर फ्लेम एंड योर फूड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये डिफरेंट फूड्स में हो सकता है, जैसे कि सीरियल्स में, वेजिटेबल्स में, फिश एंड मरीन में। ये कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स में ज़्यादातर भी होगा जब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स के पास हम वेजिटेबल्स को रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर हमारे कैटल्स ने ग्रेजिंग की उस सॉइल पे या उस ग्रास पे जिसमें कंटामिनेशन होगी इसकी, है ना, धुआं होगा उस पर, तो दैट देन इट इज द सोर्स ऑफ इसका जो है, इट कैन काज अ डिक्रीज्ड दिस इम्यून फंक्शन, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स करता है, ब्रेक डाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स करता है, कैटरैक्ट्स इससे होते हैं, किडनी लिवर डैमेजेस होते हैं। तो इसमें भी अब कुछ एमआरएल्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्मोक्ड मीट और मीट प्रोडक्ट्स में जो इसकी मैक्सिमम लेवल है, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी, दैट इज 5 ppb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको फसाई गाइडलाइंस में दिया हुआ है, मतलब ये दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंटेमिनेंट। देन वी हैव द PCBs, जिनको हम बोलते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये कहाँ पे यूज होते हैं? इनको हम ज़्यादातर यूज करते हैं एज एडिसिव्स, इनको हम यूज करते हैं एज कूलेंट्स, इनको हम एज प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, पेंट में करते हैं यूज, सीमेंट में करते हैं, वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं, बट दे आर द एनवायरमेंट फूड कंटेमिनेंट्स। और इनका जो ये है PCBs का, दे हैव गॉट द मेनी एडवर्स इफेक्ट्स, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे हमला करते हैं। और अगर आप देखोगे एंडोक्राइन सिस्टम, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, क्योंकि आजकल जितनी भी डिजीजेज है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, तो उसमें अगर आप देखोगे मैक्सिमम डिजीजेस आर एंडोक्राइन रिलेटेड, है कि नहीं? चाहे वो हमारा थायराइड प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो डायबिटीज हो गया, इवन योर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है, दे आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज, जिनको हम बोलते ही हैं NCDs, इनको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और उसमें इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये एक्चुअली जो ये कंटेमिनेंट्स जब बात करते हैं ना, दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट्स समझते हो ना? क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन होती है तो
तो ये उसको एक्सेलरेट करते हैं और ड्यू टू दैट हमारी बॉडी पे उल्टा असर हो जाता है, ठीक है। दे हैव द हेपेटिक फंक्शन फेलियर। आप देखो इन कश्मीर मुझे लगता है एवरी 1 out of 3 person has got the fatty liver, is it? So है कि नहीं? एक में से 3 में से एक बंदे को तो grade 1 fatty liver होगा ही होगा। It is all due to our lifestyle, and due to our food। जो हम खाना खाते हैं और यहाँ से हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, क्योंकि कश्मीरी कुछ नहीं ना करते हैं अस्पताल, उनको हतक होता है कि अगर हम खुद काम करेंगे सब कुछ बिहारियों से ही करवाते हैं, वो हमें मसला है। एंड दिस इज फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब वन शुड टेक इट सीरियसली। क्योंकि आप देखो जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, हम बोलते हैं फूड, हमें फूड में इट इज़ बेसिकली द बैलेंस्ड फूड, है ना, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। मतलब ये है कि हमें देखना है कि हमारा फूड हमने इतना खाया तो मैंने कितनी एक्सरसाइज की, उसी के हिसाब से मुझे खाना है। हम बोलते हैं कि नहीं हम खाएंगे और फिर क्या वहाँ पे हमारी बॉडी में फिर बैलेंस होता जाता है, बैलेंस वो दैट बैलेंस देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फैट, और वो उस फैट को कहीं ना कहीं बेचारे को जाना होगा ना, वो कहाँ पे स्टोर होगा, फिर वो अल्टीमेटली ढूंढता है अपनी जगह जो उसको नेचर ने रखी है, अपने डिपोजिशंस वहाँ पे डिपॉजिट होता है और फिर अल्टीमेटली वो लिवर में डिपॉजिट होता है। पहले होता है सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ ये गॉल स्टोन, है ना, क्योंकि सबसे पहले गॉल स्टोन ही होती है ना जब किसी को ये प्रॉब्लम होगी, कुछ जब किसी को फूड ना रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अक्सर हम देखते हैं गॉल स्टोन उन्हीं में होता है जिनमें वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर जब गॉल ब्लैडर को रिमूव किया, अब तो वो स्टोरेज ऑर्गन ही ख़त्म हो गया, फिर इसको फिर लिवर की ओर जाता है, फिर अल्टीमेटली हमारे लिवर में होता है। एंड देयर आर मेनी केसेस इन कश्मीर, वी हैव गॉट मेनी केसेस रिलेटेड टू दिस लिवर फेलियर। हमें यहाँ पे देखा गया है इट इज़ ऑल ड्यू टू द दिस प्रॉब्लम जो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। These are the standards and regulations these I have shared with you. Now we have one more contaminant, that is the dioxin. Dioxins जो होते हैं these are basically dangerous compounds. ये actually जो होते हैं this is जो dioxins की जब हम बात करते हैं it is basically it belongs to the family of toxic compounds. और इसमें जो होता है इट्स बाय प्रोडक्ट होता है इंसिनरेशन। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें डाइऑक्सिन ये जनरेट होते हैं, ठीक है। और हम अगर देखते हैं हमारे यहाँ अभी है ही नहीं वो सिस्टम। हम अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर भी अगर हमें है ना, हमें अल्टीमेटली फिर जलाना ही होता है ना, वो डोंट हैव एनी है हमें कोई प्रोसीजर वेस्ट मैनेजमेंट का। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे बेसिकली है ना ईदगाह में है ना डंपिंग। आई लिव इन बेमना, देखो कितनी डिस्टेंस है बिटवीन बेमना एंड ईदगाह। एंड मुझे लगता है समर्स में हमें शाम को होती थी ऐसी स्मेल, इतना परेशान होता था इंसान, क्या है। फिर बोलते थे हाँ ये है ना वहाँ पे ये म्यूनिसिपलिटी वाले जहाँ पे डंपिंग साइट है उसको जलाते हैं। मतलब इतना होता है एट टाइम्स इंसान को लगता है पता नहीं हमारे घर में ही मत है कुछ, मतलब सैनिटरी सिस्टम में मत कुछ फेलियर है। लेकिन अब उनके पास भी कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि हमें जो मेन इशू है कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन।
हम जितना भी, एक तो हमें वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, दूसरा हम ये पॉली बैग्स जो हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है उनको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कभी नहीं, हम हंसेंगे अगर कोई बेचारा मार्केट निकलेगा ना सब्जी का बैग लेके, उसको बोलेंगे है ये मास्टर जी की तरह निकला है झोला लेके, तो फिर ये लाएगा सब्जी वाले से, है कि नहीं। हमें उल्टा हो गया ना कि हम यही ऑफिसर्स की तरह निकलते हैं तो उसको फिर बोलते हैं दे दीजिए हमें। सिंगल यूज प्लास्टिक ने बहुत हैवक क्रिएट किया है और इस टाइम हमारे माशरे में इट हैज़ क्रॉस्ड द वेरी डेंजरस सिचुएशन है। हम मतलब म्यूनिसिपलिटी भी कितना हमें ये करेगी, इतना वो करते हैं कि आप एटलीस्ट वेस्ट को सेग्रीगेट तो करो। मुझे बोला आप में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू मेक द कंपोस्ट एट योर होम। बनाने तो सभी चाहिए ना, है कि नहीं, क्योंकि कंपोस्ट मेकिंग सबसे इजीएस्ट है मेरी नजर में। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू अवॉइड द वेस्ट। चाय बनाते हैं उसका वो होता है ना चाय की पत्ती, उसमें इतना अच्छा कंपोस्ट बनता है कि नहीं। डू यू एग्री विद मी? अगर हम उसको मिक्स करते हैं विद ये सब्जी वब्जी का जो होता है छिलके विलके वो डालते हैं तो वी गेट ए वेरी गुड कंपोस्ट। और उसमें आपको जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग एनी ये ना कल्चर और नहीं ना, देयर इज नो नीड। मतलब मैं घर में बनाती हूँ, वी डंप इट, हमने एक सीजन में डंप किया, फिर हम दूसरी जगह ये पिट खोलते हैं, फिर उसको सील करते हैं, फिर बस हो गया ना विंटर हो गया ना स्टार्ट, विंटर के बाद उसको खोलेंगे और लगाएंगे फिर इन पॉट्स। नहीं पॉट्स में तो नहीं हम लगाते हैं, जैसे सब्जी हाँ किचन गार्डन में लगाया हो गया, लेकिन नहीं करते ना लोग, नहीं करते। मेरे घर में जो भी घुसता है ना वो बोलता है अरे इन्होंने क्या ये राइट साइड को रखा है। मतलब इट इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक, मतलब एस्थेटिक अपील तो उसमें नहीं ना है मैम। उसमें भी फिर वो लिमिटेशन है ना कि आप कितना डंप करेंगे उसमें, वही अब तो सम एक्सटेंट आप कर सकते हो। नहीं वही करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ना जिसे शेयर, क्योंकि हम क्या कश्मीरियों को हमें है ना, हमें दिमाग में है एस्थेटिक, उसके लिए भी लोग आने चाहिए। जैसे कि ये गार्डन है मुझे अच्छा होना चाहिए, खुद तो मैं नहीं बनाऊंगी ये गार्डन, उसके लिए मुझे मजदूर आना चाहिए, वो करेगा, फिर मैं जाके अपनी सोसाइटी में हाँ मुझे आता है ना वो गार्डनर, मैं उसको इतना पे करती हूँ, आई पे हिम 10,000 रुपीज, तभी जाके ये मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। मतलब दिस इज द प्रॉब्लम विद अस, दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर दिस थिंकिंग, ठीक है। ये देखिए डाइऑक्सिन सोर्सेस जो जब ये एयर में जाते हैं व्हाट दे डू, दे एक्यूमुलेट इन आवर फैटी टिश्यू। इट हैज बीन सीन दैट, चाहे मैं आपको पेस्टिसाइड्स की बात करूं, चाहे मैं किसी भी कंटामिनेंट की बात करूं, मोस्ट ऑफ द कंटामिनेंट्स जो है ना वो हमारे एडिपोज टिश्यू में जमा होते हैं। जो भी डिपॉजिशन होती है, जैसे मैं लेड बोला ना, लेड हमारे न्यूरॉन्स में होता है जमा। हमारा जो न्यूरॉन है दैट इज ऑल्सो द फैटी टिश्यू। न्यूरॉन तो फैट के ही बने होते हैं ना, दैट इज मोस्टली द फैटी एरिया। तो और उस वजह से फिर हमारा आईक्यू कम होता है। There are number of these problems which dioxins can create, और इसका जो important है that is bioaccumulation और biomagnification. Bioaccumulation means कि increase in the concentration of a substance in a human being, in an organism, जो मैं आपको lead में भी ये problem है, ठीक है। और biomagnification means कि जैसे ही food chain में हम ऊपर जाते हैं, जो हायर साइड पे आती है उसमें हाईएस्ट क्वांटिटी होगी इसकी डायोक्सिन की, दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन। एंड उसके लिए हमें मेन होता है जैसे कि हम फिश तो आता है ना, फिश का लेवल थोड़ा हायर पे आता है। फूड चेन पता है ना, हाँ फूड चेन में फिश का लेवल जो आता है वो मिडिल से थोड़ा हायर ही आता है। और जब हम उसी फिश को लेंगे जिसमें बायोमैग्निफिकेशन होगी, दैट इज डेंजरस फॉर आवर health.
this is the diagram. They are released when the plastics are burned, and then we have the dioxin level कम होती है. फिर जब गाय खाती है उसमें देखो कितनी होती है. फिर जब हम लेते हैं, है ना, माँ खाती है कितनी लेवल होती है. फिर जब बच्चा दूध पीता है उसमें कितनी होती है. This is the problem, and this is dangerous. हमें ये लगता है कि मतलब it is not ये, लेकिन this is the case study. केस स्टडी में जो ये दिया गया है केस स्टडी में in 1976 in Seveso, Italy. तो इसमें देखा गया कि ये जो डायग्जिन है जो चिल्ड्रन में देखा गया 56,000 picograms per gram of fat. ठीक है. इसी तरह से ऑपरेशन रैंच हैंड, इट वाज ये किन्होंने के यूएस मिलिट्री ऑपरेशन था ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर. उन्होंने देखा कि जो भी herbicides which were used to spray at up to 50 times the concentration than normal agriculture used, and the most common herbicide was herbicide agent orange, a 50-50 mixture of herbicide, and it was found that 65% of the herbicides that was contaminated with this dioxin. In 1998 in Vienna, Australia, 2 adult women, उनमें देखा गया कितना 1,44,000 picograms per gram, and this is the case study. Dioxin scare in Germany. अब ये है कि देखिए इनके पास they have got the labs, they have got the मतलब उनके पास state of art labs और उस वजह से ये बोल पाते हैं. हम लोग आंख बंद करके खाते हैं, है ना. We have हमारे यहाँ एक अफवाह हुई थी प्लास्टिक एग, पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था ना. हाँ, और पगड़े भी थे ना इन्होंने एफएसओ ने देखा भी था कि इसमें है. फिर इंसान को वहम होता था, अगर एग होता भी तो हम बोलते कि पता नहीं ये मत प्लास्टिक. What I do, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगी. whenever I take the egg from the मैं कुकिंग के लिए जब एग को मैं जब ब्रेक करती हूँ, I ensure कि एग में योग हो, उसमें क्लाजल एंड्स हो, है ना. अगर क्लाजल एंड्स नहीं होते हैं मुझे शक होता है. मैं आपको बोलती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब एज ए हाउसवाइफ कि मुझे शक होता है पता नहीं है प्लास्टिक का एग है. मतलब ये चीजें हैं. हमेशा we live under threat, है ना. and this जो ये है ना ये मसले ये सब हल होंगे when we will be having the good labs. ये देखो तो इसमें क्या है, जब हम कंटामिनेंट्स की बात करते हैं, when we say the contaminants, they have the carcinogenic potential, they are non-biodegradable, they accumulate in our body and they affect our metabolic stability and lipid solubility, and इसलिए food industries को they should take care of this. Then we have the seafood toxins. Seafood तो खैर हम यहाँ पे ज़्यादा खाते नहीं हैं, but we should have. और उसमें सी फूड में जो है सुक्रम्बॉइड पॉइजन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टामिन पॉइजन. देयर आर many people in the world who are allergic to seafoods, है ना. और जब ये होती है ये टॉक्सिन जब हिस्टामिन होती है, हिस्टामिन प्रोडक्शन होता है तो इट लीड्स टू द एनाफाइलेक्टिक शॉक. यू नो एनाफाइलेक्टिक शॉक, इंसान एकदम से शॉक में चला जाता है और वो फिर नहीं उठ पाता है. ठीक है. Then we have mycotoxins. Mycotoxins they are the food toxicants, and उसमें जो मेन है that is aflatoxins. और हमारे यहाँ aflatoxins की कमी नहीं है. अगर आप देखोगे अपने इस फूड में, मैं आपको दिखाती हूँ. This is all था. ये देखो हमारा aflatoxin.
है ना। पैचुलिन इज वन ऑफ द एफ्लोटॉक्स जो हमारे एप्पल में होता है ना, रॉटन एप्पल में। और हमारी इंडस्ट्री में ये है कि यूजुअली जब हम कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं या जूस है ना, कॉन्सेंट्रेट प्लांट्स में जब हम लेते हैं ना, वी टेक सी ग्रेड एप्पल्स, है ना, सी ग्रेड एप्पल्स। वो सी ग्रेड एप्पल्स ऐसे होते हैं कि दे हैव द उनमें कुछ पोर्शन जो होता है वो रॉटन होता है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वी हैव टू सी कि 50% से ज़्यादा रॉटन नहीं होना चाहिए। और जैसे कि इसमें हो गया ना ग्रो, तो इसमें एप्रीहेंशन है कि देयर इज, इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो गई ना कि देयर विल बी पैचुलिन विल बी। और पैचुलिन इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो इसमें हमें, लेकिन हमें मेन होता है कि फूड इंडस्ट्रीज में हम मैनुअल सॉर्टिंग करते हैं ना, मैनुअल सॉर्टिंग। मैनुअल सॉर्टिंग में मगर ये चक्कर पड़ता है कि अगर हम 8 घंटे से ज़्यादा किसी बंदे को बिठाएंगे बैंक पे, मुझे नहीं लगता है 8 घंटे तक, 8 घंटे भी अगर बिठाएंगे ना, उसका जो ये होगा ना, वो बंदा आपको काम नहीं करेगा सही, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कैन ए पर्सन लुक फॉर 8 आवर्स ऐसे देखेगा वो कंटिन्यूसली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो इसलिए जो ये मैनुअल सॉर्टिंग है इसमें हो सकता है। और हमारा दूसरा जो माइकोटॉक्सिन का सोर्स है दैट इज और कश्मीरी चिली। कश्मीरी चिली इज कंसिडर्ड द मोस्ट, मतलब उसको हम बोलते हैं कि ये बहुत, इट इज ब्रांड, लोग उसकी ब्रांडिंग करते हैं ना, बोलते हैं कि ये कश्मीरी चिली है। वाई? क्योंकि कश्मीरी चिली में हमें कलर अच्छा होता है, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते कश्मीरी चिली। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉल्टी जो हम ड्राई ऑपरेशन यहाँ करते हैं, वो उस वजह से एफ्लाटॉक्सिन ये ना हो सकते हैं। दिस इज द ये इसका इफेक्ट है, मुझे लगता है मैडम आप ये है। यू नो द कोडेक्स, सर ने आपको बोला विलास के बारे में, कोडेक्स विच इज, और कोडेक्स ने सेट किया है जो पैचुलिन का अपर लिमिट है, इट इज 50 माइक्रोग्राम्स पर केजी। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द फूड रिकॉल। फूड रिकॉल हुआ था ना हमारे यहाँ, किसका हुआ था फूड रिकॉल में रिसेंटली जो रिकॉल हुआ, दैट वाज नेस्ले मैगी का था ना। मैगी का बहुत बड़ा ये हुआ ना, मैगी में बोला गया कि इसमें लेड है ना, फिर बोला गया कि नहीं, लेड जो था वो इसके स्पाइस मिक्स में था। देयर वर नंबर ऑफ ये लोगों ने उसमें बहुत, और हमारे यहाँ और एक हुआ था एक बार, दैट वाज द खाइबर मिल्क में हुआ था कि ये आर्टिफिशियल मिल्क है, ये इसमें यूरिया है। हालांकि उनको मसला ये था कि उनको प्रॉब्लम थी BPSCI, जो उनका प्लांट है ना, प्लांट में हम कहते हैं ना क्लीन एंड क्लीन, उनको उसमें उन्होंने सोप डिटर्जेंट यूज़ किया था, फिर जो वर्कर्स ने अच्छी तरह से वो वॉश नहीं किया था, और उस वजह से फिर उसमें आया था जो कंटामिनेशन आया। दिस इज द कंटामिनेशन ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग। ये प्योर नाइट्रोसैमिन्स होते हैं, एक्राइल अमाइड्स। एक्राइल अमाइड तो हमारे किचन में भी बनता है, वो पता है कैसे बनता है? वो कैसे बनता है? अगर हम पोटैटोज को भी ये करेंगे ना, इफ वी विल फ्राई आवर पोटैटोज एट द हाई टेम्परेचर, उसमें भी एक्राइल अमाइड बनेगा। इट इज इन आवर किचन। हमेशा जो हमारे जो स्टार्ची फूड्स होते हैं, वी शुड नेवर फ्राई देम एट द हाई टेम्परेचर, हमें हमेशा लो टेम्परेचर पे फ्राई करनी चाहिए, वरना उसमें स्टार्ची फूड्स में एक्राइल अमाइड बन सकता है। ठीक है, एक्राइल अमाइड यू नो इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, और इसकी भी रखी गई है कुछ, ये इसके बहुत सारे हेल्थ रिस्क है। Then coming to the packaging materials. Packaging materials में we have the packaging materials में हमें what problem है? We have the migration, है ना? Migration from the packaging material to the food, and that migration should be
prevented. मतलब we should select our packaging material in such a way so that there is very less migration. ठीक है, और जो पैकेजिंग मटेरियल से हमें टॉक्सिकेंट्स आ सकते हैं उसमें हुई है बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए का हमने बहुत सुना है कि बिस्फिनॉल ए जो है, बिस्फिनॉल ए का आपने देखा है कहाँ पे है बिस्फिनॉल, किस में देखा गया है बिस्फिनॉल? हैव यू एवर हर्ड कि जो हम बच्चों को इन्फेंट्स के लिए हम जो मिल्क बॉटल्स होती है, मिल्क बॉटल्स में जो होता है ना निपल जिसे वो पीते हैं, उस निपल में देखा गया कि इट शुड बी, उसको बोलते हैं इट शुड बी BPA फ्री। पता नहीं देखा होगा लिख के, इट इज BPA फ्री। BPA इज बेसिकली दिस बिस्फिनॉल ए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जब भी हम सिलेक्ट करेंगे अपने इन्फेंट के लिए कोई भी बॉटल, अगर उसको फीड करना है तो वी शुड सी एटलीस्ट जो उसका लिक्विड होगा इट शुड बी BPA फ्री। ठीक है, इसी तरह से मेटल्स हो सकते हैं हमारे या इपॉक्साइडाइज्ड सोयाबीन ऑयल। ठीक है, दीज आर द स्टाइरीन है ना, फोम्स, चाय पीते हैं ना इनमें, और इसमें बोला गया है कि इट इज हमेशा जो स्टाइलिंग कप्स है वो ना। ठीक है, दिस इज द बिस्फिनॉल ए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर